बर्नूली का सूट पहनना था, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। गाड़ी मुझे फला खरीदनी है, मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। ये फरमाइशें मेरी नहीं थी, ये हुकूमत की फरमाइशें थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। सिंध असेंबली में आज दूसरा दिन था जब हमने देखा कि नोक झोंक होती रही, पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान इल्ज़ामात लगते रहे, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। एक तरफ तो फंक्शनल लीग के इल्ज़ामात है करप्शन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर और कह रहे हैं कि इस वक्त जो जमहूरियत है उसमें किसी किस्म का हमें इंसाफ नहीं नज़र आ रहा। तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी जो है वो पीपल्स पार्टी पर बैड गवर्नेंस के, बद इंतजामी के और बदअनवानी के इल्ज़ामात लगा रही है। इनफैक्ट पिछले 2-3 दिन से हम सुन भी रहे हैं कि MQM की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि सिंध में जो है वो मार्शल लॉ लगा देना चाहिए क्योंकि उनकी पार्टी को इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके वर्कर्स को जो है वो शहीद किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि अरबाब रहीम साहब ने भी आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने ये कहा कि बहुत जल्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो मुस्लिम लीग ज्वाइन करने वाले हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनाते हैं। पगाड़ों की जो पेशन थी कि बिलाल भुट्टो जो है वो मुस्लिम लीग में शामिल होगा, शायद पूरी होने वाली है। डिक्टेटरों के अदवार में, डिक्टेटरों की गोद में इन्होंने सियासत की है। मैं नहीं समझता कि अरबाब रहीम जैसे शख्स के मुंह से हमारे चेयरमैन का नाम को अच्छा लगता है। पॉलिटिकल बात करें और इतने बड़े पीर नहीं है अरबाब रहीम, तो वो पेशेंट को यहाँ करें। साबिक चीफ मिनिस्टर सिंध अरबाब रहीम साहब ने ये क्यों कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो जल्द मुस्लिम लीग में शामिल हो जाएंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की, इस पर भी आज प्रोग्राम में बात होगी। और 2 रोज पहले अल्ताफ हुसैन साहब ने जब सिंध में मार्शल लॉ का जिक्र किया था तो उन्होंने क्या कहा था और उसका जवाब शर्जील मेमन साहब ने कल सिंध असेंबली के बाहर किस तरीके से दिया, आपको सुनाते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुतालबा करता हूँ कि हालात सिंध के ऐसे हो गए हैं कि फौरी तौर पर सिंध की हुकूमत को बरतरफ किया जाए। सिंध में फौरी तौर पर मार्शल लॉ नाफिज किया जाए। जो भी इल्ज़ामात MQM तरफ से लगाए जा रहे हैं, जब MQM हुकूमत में नहीं होती तो तनकीद करती है, जब हुकूमत में होती है तो सब उनको अच्छा लगता है। MQM हुकूमत में है, किसी ना किसी तरीके से गवर्नर सिंध जिनको 12 साल हो गए हैं, उनकी इंतज़ामिया में भी मुकम्मल तौर पर वो मुदाखलत उनकी चलती है। फेडरल गवर्नमेंट के भी वो नुमाइंदे हैं। MQM तो पिछले 25 साल तक इक़्तिदार में रही है, तो 25 साल में उनको ख़ुद पता होना चाहिए कि उन्होंने जो किस तरह के सिस्टम बना के रखे हैं और कोई भी हक़ाइक़ उनसे छुपे हुए नहीं है। अगर वाकई में अगर फ़ौज को अगर बुला लिया गया तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से चीखो पुकार भी MQM की तरफ से सुनाई दी जाएगी। जी, शर्जील मेमन की गुफ्तगू आपने सुनी, कल भी असेंबली के बाहर बोले और आज भी असेंबली के बाहर बोले। तमाम इशूज़ पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक मेंबर नेशनल असेंबली कादर पटेल साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया कादर पटेल साहब, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। हम मुंतज़र हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी हमें कोई जल्द ज्वाइन करेगा प्रोग्राम में। एजाज चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और इसके अलावा सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी हारून रशीद साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। कादर पटेल साहब, सबसे पहले तो इस चीज़ का जवाब दे दें, क्या वाकई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुस्लिम लीग ज्वाइन करने वाले हैं? असल में जी अरबाब साहब थोड़े से हवास बाख्ता नज़र आ रहे हैं मुझे। मैं नहीं समझता कि ये बात उनको कहाँ से इस बात की उन्हें आमद हुई है, और गुज़िश्ता कुछ अरसे से जिस तरह उनकी सियासत जो है वो ज़वाल पजीर रही है, तो अब उस तरह की मेरे ख्याल में मज़ाहिया और बेतुकी बातें करके तवज्जो हासिल करना चाहते हैं मीडिया और आवाम की, जिसमें वो मुझे लगता है कि बुरी तरह नाकाम है। इसका कोई भी सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ऐसी सोचने की बात है। वो कह रहे पीर पगाड़ा साहब की ये प्रेडिक्शन थी और अब उनको भी यही होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पगाड़ा साहब का एक ख़ास अंदाज होता था, वो इस तरह की बातें करके सबके लिए सियासी पीर वाली बातें करके सबके लिए तवज्जो का मरकज़ बनते थे। अब वो नकल करके अरबाब रहीम साहब पीर पगाड़ा नहीं बन जाएंगे, वो अरबाब गुलामी रहेंगे। उनका रंग भी वैसा ही रहेगा जैसा है, जैसा पीर पगाड़ा साहब जैसा नहीं हो सकता। ना उनका रंग बदल सकता है, ना वो पीर पगाड़ा बन सकते हैं। वो अरबाब गुलाम रहीम ही ठीक है। सही। हारून रशीद साहब, एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं और आप भी देखते रहें कि पीपल्स पार्टी और MQM कभी हुकूमत में साथ होती है तब सब अच्छा होता है, हुकूमत से अलहदा हो जाते हैं तो करप्शन के इल्ज़ाम भी लगते हैं, विक्टिमाइजेशन के इल्ज़ाम भी लगते हैं। सबसे पहले तो ये जो अरबाब रहीम साहब ने बात की है आज के बिलावल भुट्टो जल्द ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हिस्सा होंगे,
उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि बिलावल साहब जो है वो सडनली सियासी मंजरनामे से गायब हो गए। पीपल्स पार्टी ने उनको लॉन्च किया, एक नहीं 2-3 मरतबा लॉन्च किया, लेकिन सडनली वो जो है गायब हो गए हैं। ना तो पार्टी की क़यादत में हमें कहीं नजर आते हैं, ना तो कोई उनका ऐसा स्टेटमेंट, सियासी स्टेटमेंट हमें देखने में नजर आ रहा है। गुजारे ये है कि वो तो नाराज हैं, पॉलिसियों पे भी नाराज हैं, फंक्शनिंग पे भी नाराज हैं, और सबको पता है कि इन चीजों को दोहराने की जरूरत नहीं है। वो चाहते हैं पार्टी ढंग से चले। देखिए, उनकी वालिदा ने उनके लिए पार्टी छोड़ी है, वो समझते हैं कि इसे तबाह किया जा रहा है, ये तबाह हो जाएगी तो मेरे लिए क्या बाकी बचेगा। और एक नौजवान आदमी है, पुरजोश आदमी है, कुछ करना चाहते हैं, उन्हें अपने रास्ते में दुश्वारियां नजर आती हैं, उसकी वजह से नाराज है। उसकी तफसीलात भी मालूम है बहुत से लोगों को, उसमें कोई अजीब बात नहीं। जो बात अरबाब साहब ने कही है वो एक तंजिया जुमला है, मेरा नहीं ख्याल उस पर इतना सीरियस हो जाना चाहिए। सियासत तो बिगड़ती भी है, ठीक भी होती है। पीपल्स पार्टी कभी इक़्तिदार में होती है, कभी अपोजिशन में होती है, कभी पॉपुलर होती है, कभी अनपॉपुलर होती है। अरबाब साहब तो एक आदमी है, छोटा सा उनका इलाका है, वजीर आला वो बन गए खास सूरत हाल में। उसके बाद इन लोगों ने भी उनके साथ बड़ी आपके पास क्या इतलात हैं, क्यों बिलावल भुट्टो किन इश्यूज पे नाराज है? क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले तो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि कोई सीरियस नौयत इख्तलाफ है बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के दरमियान। ये कोई नई बात तो नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए, आप अखबार नवीस हैं, आपको पता है वो क्यों नाराज है। उसकी तो बड़ी डिटेल है, उसमें तफसील में क्या जाए। वो उसकी पार्टी की फंक्शनिंग जिन हाथों में, आपको पता है किन हाथों में है, कौन कौन लोग उसे चला रहे हैं, किस तरह चला रहे हैं। वो पार्टी अपने हाथ में चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। उन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लिया था, बड़ा जलसा किया था। कुछ उसमें जरदारी साहब ठीक कहते हैं कि कुछ बेहतियाती भी उनसे हुई, लेकिन बहरहाल नौजवान आदमी है, बेहतियाती तो होगी, बड़ों से भी हो जाती है। तो वो सारी चीजें मालूम है, मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हैं। अच्छा, एक तंजिया बात कही है जी कि उनका उस तंज का मफहूम ये है कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन खराब हो रही है, और ये बात तो दुरुस्त है, खराब हो रही है। करप्शन बहुत है, बाद वजीर हैं, उनके बारे में तरह तरह से शिकायतें। मैं कराची आता जाता रहता हूँ, मैंने फुटपाथों पर और पुलों के नीचे सैकड़ों साइन बोर्ड देखे हैं। ये भी दुनिया के किसी शहर में कहीं ये तमाशा होता है, ये मस्खरापना है बिल्कुल। हारून साहब, मैं आपसे एमक्यूएम के हवाले से भी सवाल करूंगा, लेकिन मैं जरा कादिर पटेल साहब से पूछूं। कादिर पटेल साहब, आप लोग हमेशा डिनाई करते रहते हैं कि कोई इख्तलाफात नहीं है सीरियस नौयत के, लेकिन हारून रशीद साहब ये फरमा रहे हैं, और आज जो बात की अरबाब रहीम साहब ने, उसका कॉन्टेक्स्ट भी यही था कि बिलावल भुट्टो आपका सडनली यहाँ से जाना, लंदन में बैठ जाना, पार्टी से दूर कर देना, इख्तलाफात तो फिर इसका मतलब सीरियस नौयत के हुए ना। शहजाद साहब देखें, बिलावल भुट्टो साहब को किसी में ताकत नहीं है कि वो पार्टी और सियासत से दूर कर दे, ये तो सवाल ही पैदा। जरदारी साहब में भी नहीं है। हारून रशीद साहब ने बड़ी बैलेंस बात की, लेकिन जरदारी साहब में भी ये पावर नहीं, जरदारी साहब के पास ये पावर नहीं है कि वो बिलावल भुट्टो साहब को इख्तियारात दे लेंगे। तो मैं जवाब दे देता हूँ, ठीक है ना। हुआ ये कि बिलावल साहब का अंदाज जोशीला है, जैसे कि हारून रशीद साहब ने कहा, और उस पर जरदारी साहब को ये था कि थोड़ा सा एहतियात से काम लेना चाहिए, और यही सारी चीजें थी। और जब इख्तलाफ, या इसको इख्तलाफ नहीं कह सकते आप, ये डायलॉग थे जो एक फैमिली डायलॉग थे, और उसके नतीजे में ये गुलाम रहीम साहब जो है इसको अफसाना बनाना चाहते हैं। और ये भी मैं हारून रशीद साहब को सेकंड करूंगा कि वो एक तंजिया बात कही, उन्होंने मस्खरापन किया, उसको मैं इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। जहां तक रही बिलावल भुट्टो साहब की बात, तो वो नवासा है जुल्फकार अली भुट्टो का, बेटा है बेनजीर भुट्टो का, उसे कोई भी सियासत से और क़यादत से अलग नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी बिलावल साहब के दम से और बिलावल भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी के दम से हैं, तो ये कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है। हाँ, तरीकेकार पे थोड़ा बहुत कभी जुमलों का तबादला हो सकता है, जिसको मैं नहीं समझता इतनी आवाज देनी सिर्फ ये बात नहीं कि हारून रशीद साहब ने ये भी कहा, फिर उसको भी आप सेकंड कर दें। वो ये कह रहे हैं कि वो तंग थे जिस तरीके से पार्टी को चलाया जा रहा है, पार्टी फंक्शन कर रही है, पॉलिसी से इख्तलाफ था, कुछ वहां जो करप्शन है, वजीर जो जिनका नाम आता है करप्शन के हवाले से आपकी जमात में से, उनसे उनको एतराज था। ये भी कहा है हारून रशीद साहब ने, फिर इसको भी सेकंड करें ना आप। शहजाद साहब, मैं बात करता हूं बड़ी क्लियर। देखिए, हारून रशीद साहब ने जो भी कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। मुख्तलिफ औकात पे, ना सिर्फ हमारी पार्टी में नहीं बल्कि पाकिस्तान की हर पार्टी में मुख्तलिफ औकात पर मुख्तलिफ वज़रा के बारे में करप्शन के इल्जामात जरूर आते हैं, ठीक है। और फिर एक तरफ तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट आते हैं, फिर उसकी डिटेल में जाया जाता है, तो ये बात आती रहती है, और इसका वक्ती तौर पर या लॉन्ग टर्म में अजाला भी किया जाता रहता है। ये बदकिस्मती से हमारे यहाँ सियासत का एक हिस्सा है जो कि नहीं होना चाहिए। सुने, मुझे इजाजत दें जरा पटेल साहब से गुजारिश करने की। पटेल साहब, गुजारिश ये है, देखिए मेरा तो ना सिंध से ताल्लुक है, ना सियासत से ताल्लुक है, मेरा तो जर्नलिज्म से ताल्लुक है। मैं तो एक मुसाफिर की तरह कराची आता हूँ, मगर ये क्या तमाशा है, बहुत से पुलों के नीचे और फुटपाथों पर साइन बोर्ड लगे हुए हैं, और बहुत सी चीजें कराची में अब अजीब व गरीब नजर आती हैं।
क्या कि पार्टी को इस पे सोचना नहीं चाहिए, इसको ठीक नहीं करना चाहिए चीज़ों को? मैं हारून रशीद साहब आपकी बात का बिल्कुल जवाब देता हूं। देखिए हारून रशीद साहब, आपका ताल्लुक सिंध से नहीं है, लेकिन गहरी नज़र तमाम लोगों की सिंध और बिलखुसूस कराची पे होती है, और आप एक जानीदा तज्जिया निगार हैं। कराची की पॉलिटिक्स बिल्कुल ही डिफरेंट है पाकिस्तान से। यहाँ जो भी हुकूमत में हो, मरकज में या सूबे में, लेकिन कराची में जो है वो कुछ सियासी जमातें होती हैं, उनकी इजाज़त के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। और ये जो आप देखते हैं बेहंगम चीज़ें, जो आप देखते हैं कि जराइम में इजाफा या साइन बोर्ड्स की बरमार, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम रास्ते कहीं ना कहीं जाते हैं। बहुत सी अनदेखी ताकतें भी कराची में हुकूमत में रहती हैं, और हुकूमत में मतलब बाज़ाहिर तौर पर उनकी गाड़ियों पर फ्लैग नहीं लगे होते, लेकिन तमाम इदारों पर उनका कंट्रोल होता है। फायर ब्रिगेड से लेकर जो है वो इश्तिहारात वाले ये जो साइन बोर्ड होते हैं, इन सब पर। तो हारून रशीद साहब, कराची के एक मखसूस हालात हैं, इसको बड़ा संभाल के चलना पड़ता है। इसमें कोई भी आप जो है वो फुली तौर पर अथॉरिटी के साथ, कोई भी पार्टी हो जो सिंध में हुकूमत कर रही हो, मरकज में, वो अपना कानून या अपनी मर्जी वो नाफिजुल अमल नहीं कर पाती। हारून रशीद साहब, अभी मैंने सुनाया भी कि अल्ताफ हुसैन साहब ने हमारे ही चैनल पे ये कहा था, और मेरे ख्याल से इसके अलावा भी ये बात कर चुके हैं कि सिंध के अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि सिंध में तो मार्शल लॉ लगा देना चाहिए। उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान से भी दरख्वास्त की कि सिंध में मार्शल लॉ लगा दें। सिंध हुकूमत यानी कि पीपल्स पार्टी के बस की बात नहीं अब सिंध को चलाना। मेरी यार सुने, देखिए अल्ताफ हुसैन के बयान के पे क्या तबसरा करना, वो खुद एक बड़ी गहरी जज्बाती कैफियत में गुजारी है। 5 मार्शल लगे, उससे मुल्क का क्या भला हुआ? वो खुदा खुदा करके सिस्टम जो है इवॉल्व होना शुरू हुआ। देखिए बहुत खराबियां हैं, करप्शन बहुत है, बदनज़मी बहुत है, पुलिस ठीक नहीं है, टैक्स कलेक्शन ठीक नहीं है, सरकारी दफ्तरों में काम नहीं होते, बहुत सी खराबियां हैं। तो सिस्टम में इवॉल्व होगा तो मुल्क चलेगा ना। फौज, ये जब फौज आ जाती है, देखिए बहुत से सियासतदान बड़े बड़े कदावर लीडरों समेत फौज की नर्सरी में पैदा हुए, चीजें फिर स्मूथली चलती नहीं हैं। दुनिया में जितने मुल्क आजाद हुए हैं, बरतानिया और अमेरिका समेत, फ्रांस समेत, अगर किसी ने तारीख पढ़ी है, शुरू में जमहूरियत इसी तरह चलती है, बहुत खराबियां होती हैं, लेकिन सिस्टम इवॉल्व होता है, पुलिस ठीक होती है, अदालतें ठीक होती हैं। हारून साहब, आपको सिंध की एक मिसाल ले लेते हैं, क्योंकि जी मेरी यार सुने, मार्शल लॉ लगा दें तो मार्शल लॉ से क्या होगा? ये तो स्टील राइट देने वाली बात है, वक्ती तौर पर ठीक हो जाता है। हम तो अपनी फौज के साथ हैं, जहां तक वो टेररिज्म से फाइट कर रही है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की मजामत कर रही है, लेकिन फौज का काम हुकूमत चलाना तो नहीं है। हुकूमत चलाना सियासी जमातों का काम है। इन सियासी जमातों को बेहतर बनाना चाहिए, इनकी खराबियां दूर करनी चाहिए, पढ़े लिखे समझदार लोगों को इनमें शामिल होना चाहिए। ये क्या बचगाना बात है? इतने बड़े बड़े लीडर कहते हैं मार्शल लॉ लगा देना चाहिए। मार्शल लॉ से मसले हल कम होते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मुझे एक बात बताएं हारून रशीद साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना कि जमहूरियत को इवॉल्व होना चाहिए, वक्त देना चाहिए, सिंध की खाली एक मिसाल ले लें और ये बता दें 7 साल में आपको कोई एक इशारा मिला है जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ सिमत हमारी आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त हो रही है? हाँ, शहर में, कराची में बहुत सी चीजें ठीक हुई हैं। कराची में, लियारी में गैंग वॉर्स मसलन नहीं हो रही हैं। कराची में बत्ताखोरी कम हुई है। कराची में टेररिस्ट ग्रोह जो है वो कमजोर हुए हैं। तो इसमें कोई शुबा नहीं है। जो पॉजिटिव चीजें हैं वो हमें क्यों नजर नहीं आती? खराबियां भी हैं और बेशुमार हैं और सबको मालूम है, मगर इन खराबियों को कैसे दूर किया जाएगा? फौज कैसे? अगर फौज से चीजें ठीक हो सकती हैं तो दुनिया के किसी और मुल्क में भी मार्शल लॉ लगते। इतने मार्शल लॉ लगे, ये बात पढ़े लिखे लोगों की समझ में क्यों नहीं आती? ये एमकेएम और पीपीपी वाले जो हैं बैठ के बात क्यों नहीं करते? देखिए शहरों में वो उनकी मेजॉरिटी है जैसे भी है, और देहात में इनकी मेजॉरिटी है। ये बैठ के रूल्स ऑफ गेम तय करें, बाकी लोगों के साथ भी तय करें। कुछ चीजें कंसेंसस के साथ चला करती हैं। पीपल्स पार्टी में बहुत सी खराबियां, इसमें कोई शक ही नहीं है। मौजूदा हुकूमत में हमें क्या, बिलावल साहब को भी इख्तलाफ है इस पर, तो लेकिन ये सारी खराबियां एमकेएम को उस वक्त नजर आती हैं जब हुकूमत में ना हो। जब हुकूमत में होते हैं उस वक्त तो नजर नहीं आती। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद मैं कादिर पटेल साहब से भी ये पूछूंगा कि क्यों इस नहज पर इस वक्त मामलात आ चुके हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये कह रही है कि हमें सिंध में मार्शल लॉ की जरूरत है, सिंध के हालात अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। और इसके बाद ब्रेक के बाद हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एजाज चौधरी साहब भी ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं कादिर पटेल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब, और अब हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के सदर एजाज चौधरी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने ज्वाइन किया। मैं आपकी तरफ आता हूँ कुछ ही देर में। कादिर पटेल साहब, ये जो MQM का मुतालबा बिलखसूस अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा है कि सिंध के अब हालात ऐसे हो गए कि मार्शल लॉ ही लगना चाहिए, आपकी यानी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बस की बात नहीं है सिंध को मैनेज करना, क्यों इस नहज तक पहुंच गए हालात? शहजाद साहब, मैं थोड़ा सा इसका जवाब दूंगा, 2-3 मिनट में इसको हम थोड़ा सा बारीकी से देखना होगा। देखिए, बदकिस्मती से माजी में ये होता रहा कि अक्सरियत को धकेल कर मुजरमाना और गैर कानूनी तरीके से अकलियत की हुकूमत बनवाई जाती नहीं। 3 हुकूमतें इसकी मिसालें, जाम सादिक अली की, लियाकत जतुई की और अरबाब गुलाम रहीम की। मुझे ये बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन तीनों हुकूमतें के सबसे बड़े बेनिफिशरी जो थे वो MQM वाले थे। वो इस गैर कानूनी और गैर जमहूरी अमल में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और पीपल्स पार्टी की अक्सरियत को धकेल कर इनके अकलियत की हुकूमत बनाई जाती थी। और चूंकि वो अकलियत की हुकूमत होती थी और इनके कांधों पर जो है वो ऐसी कुव्वतें बनवाती थी जो नज़र नहीं आती या गैर जमहूरी कुव्वतें बनवाती थी, तो ये उसमें फिर डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर भी बन जाते थे और इनकी हर जायज नाजायज मान ली जाती थी क्योंकि अक्सरियत को डिच किया जाता था। तो अब उस चीज के अगर आप आदी हो चुके हैं और जिस तरह आपने कहा कि पॉलिटिक्स इवॉल्व नहीं हुई, तो मैं आपको कहूंगा कि पॉलिटिक्स इवॉल्व हुई है और 18वीं तरमीम के बाद इस तरह के तमाम रास्ते, गैर कानूनी रास्ते बंद हो गए हैं। तो बजाय हमें वो तवक्को करने के जी वो बाहर लौट आए, हमें यह सोचना चाहिए कि हमारा ड्यू शेयर क्या बनता है। हमारी सीटें पहले भी पूरी थी 2008 वाले इलेक्शन में, उसके बाद में हमने MQM को रखा लेकिन विद ड्यू शेयर। इस बार भी हमारे साथ MQM वाले थे। एक आपने जो बात की थी कि ये हो सकता है, लेकिन एक सवाल अहम ये भी है ना, जो मैं बता देता हूं आपको, उन्होंने आज जो अपनी प्रेस रिलीज में भी कहा है कि हमारे 13 एक्टिविस्ट जो हैं, वर्कर्स, वो शहीद कर दिए गए इस महीने में। अगर ये फैक्ट है तो फिर ये उनका जेन्युइन कंसर्न है ना कादिर पटेल साहब। मैं शहजाद साहब अभी आ रहा हूं उनकी तरफ, उसी तरफ आ रहा हूं। तो इस तरह की जो आदत पड़ी हुई थी वो अब शायद वो बाहर लौट कर ना आए। हमें अपना खुद एहतसाब करना चाहिए और अपना ड्यू शेयर मांगना चाहिए। चले आप कराची के आप हालात की तरफ आते हैं। आपको पता है शहजाद इकबाल साहब, पिछले 5 सालों में हमारी हुकूमत थी, चले ये ताना भी हमें मिल सकता है, 550 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाने पहचाने कारकुन इस शहर में शहीद हुए। हमने फिर भी इसको यही समझा कि जी शहर में मुख्तलिफ कुव्वतें अमल पैरा हैं। मतलब ये गैंग वॉर के मिलाकर हैं या उसके अलहदा हैं? नहीं जी, इससे अलहदा है। 550-80 के करीब पीपल्स पार्टी को, और ये सब जानते हैं। इसकी शिकायतें हमने हर फोरम पे की। मैं पिछले 5 साल पूरी असेंबली में डेटा पेश करता रहा। जब मैं MNA था तो कराची में मुख्तलिफ सिमतों से मुख्तलिफ कुव्वतें जो है पॉलिटिकल वर्कर्स का मर्डर करती है। और ये आज की नई बात नहीं है। मेरे 32 पोलिंग एजेंट कत्ल हो चुके हैं सिर्फ एक इलाके में, बल्दिया टाउन में 32 पोलिंग एजेंट विद माय चीफ पोलिंग एजेंट। मतलब आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि आप जो है अपने वर्कर्स को बचाने में नाकाम हो गए पिछले 5-7 साल में? मैं बिल्कुल तस्लीम कर रहा हूं, हमारे वर्कर गलियों में चुन चुन कर मारे गए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये कराची ऑपरेशन शुरू हुआ और ये बेहतरी की तरफ गया, जैसे कि अभी हमारे दोस्त ने भी कहा, हारून रशीद साहब ने, और ये बेहतरी की तरफ गया। और आप देखें कि इस शहर में 50-100-60 रोज एक दिन में लेकिन कादिर पटेल साहब, अभी कुछ देर पहले कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स ने जो है ये कहा है, वफाकी वजीर उन्होंने चौधरी निसार साहब को खत लिखा है कि हमारी जानों को खतरा है, हमें बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाए, उस पे जो NOC की शर्त है वो भी हटा ली जाए। इसका मतलब जो बिजनेस कम्युनिटी के कंसर्न अभी भी मौजूद है अपनी जगह पर। नहीं, मैं शहजाद साहब बता रहा हूं। अच्छा, इस शहर में 100 से 80 आदमी रोज मर रहा था। अब वो पुलिस वाले मर रहे हैं बेचारे, क्योंकि उन्होंने अपने सर पे ले लिए, तो 4-5 पुलिस वाले रोजाना जो है वो हलाक हो जाते हैं। लेकिन जब हालात टारगेट किलिंग में कमी हुई हो और उस वक्त मार्शल लॉ का मुतालबा करना, किसी न किसी सूरत में तो फौज मौजूद है। हमारे जो DG रेंजर्स है वो हाजिर सर्विस फौजी है, जो रेंजर्स के अफसरान है वो हाजिर सर्विस फौजी है। अब उनको भी मुतनाजा बनाया जाता है कि जी ये भी ज्यादती कर रहे हैं, पुलिस भी ज्यादती कर रही है। मुझे इजाजत दें, मुझे इजाजत दें, इस इशू पर आता हूं। मैं एजाज चौधरी साहब को भी प्रोग्राम में शामिल करूं। एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 4 MPs थे उनके इस्तीफे कल कबूल कर लिए गए, उनको मंजूर कर लिया गया है। और मैं देख रहा हूं कि इस चीज पर आपकी क़यादत जो है बहुत ज्यादा खुश नहीं नजर आ रही। कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऐसा लग रहा है खुश नहीं है आप लोग इस फैसले से। जी शुक्रिया शहजाद साहब। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तयशुदा फैसला है कि हम असम्बलियों से बहुत देर हुई मुस्ताफ़ी हो चुके हुए हैं और चाहते भी ये हैं कि जिस तरह सराज दुरानी साहब ने इस्तीफों को कबूल कर लिया है और ये किस्सा सिंध असम्बली से ख़त्म हो गया है, इसी तरह यानी कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में जो इस्तीफ़े दिए हुए हैं, यानी ये कोई अब बहाना नहीं रह गया
कि वो फलां आदमी आए और आके इन पर्सन दस्तखत करे और उनके सामने एक एक करके पेश हो। रोज़ाना टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर गुज़श्ता 4 माह में सारे MNA आगे कहते हैं, और 21वीं सदी के 15वें साल के अंदर हम हैं। ये बहुत काफ़ी एविडेंस है कि जब अपने मुंह से मैं कहता हूं कि मैं इस्तीफ़ा दे चुका हूं और आप उसको ना मानें, तो मैं समझता हूं कि ये असल में PMLN की जो हुकूमत का असल प्रॉब्लम है वो यही है कि वो मामलात को किसी तरफ लगने नहीं देना चाहते हैं। ये आपको मालूम है कि ये कहते रहे कि 5.5 और 5.25 पॉइंट जो हैं तहरीक इंसाफ के हमने मान लिए हैं, सिर्फ वजीर आजम के इस्तीफे से ये वापस चले जाएं, बाकी सारी चीज तय हो गई है। तो इजाज चौधरी साहब, इन शॉर्ट मैं उसी सवाल पे वापस आता हूं। आप कह रहे हैं कि पंजाब और नेशनल असेंबली से भी जो है आपके इस्तीफे अब मंजूर हो जाने चाहिए, आपको कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा? जी बिल्कुल, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमने ये इस्तीफे दे दिए हुए हैं। आज खुर्शीद साहब ने ये कहा कि इमरान खान ये अपना दोहरा मयार खत्म कर देना। वो कहते हैं बोटी हलाल है लेकिन शोरबा जो है वो हराम है, और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप खैबर पख्तूनख्वा में भी तो बैठे हुए हैं और अभी सेनेट का इलेक्शन होना है, उस हवाले से भी बता दें कि वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। खुर्शीद शाह साहब बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, असल में मैं उनके ऊपर कोई तबसरा नहीं करना चाहता हूँ, खुद उनको अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। वो इस मुल्क के अपोजिशन लीडर हैं और आज तक पाकिस्तानी अवाम को यह पता नहीं है कि कभी उन्होंने अपोजिशन का हक भी अदा किया है कि नहीं किया है। यानी इस मुल्क के अंदर बदतरीन से बदतरीन बहरान गुजरा है। मजाल है कभी उन्होंने इस सिलसिले के अंदर बात की हो। इस मुल्क के अंदर करप्शन के इतने बड़े बड़े स्कैंडल हैं, मजाल है कभी अपोजिशन लीडर ने उसके ऊपर बात की हो। इस मुल्क की सारी खारजा पॉलिसी उसका पता नहीं चल रहा, भारत हमारे ऊपर हर वक्त हमलावर रहता है। मजाल है कभी अपोजिशन लीडर ने बात की हो, बिजली नहीं है, गैस नहीं है मुल्क के अंदर, और यानी पूरे किसान बरादरी परेशान है, गंदम वाले, चावल वाले, गन्ने वाले। मैं इस चीज का जवाब ले लेता हूं कादिर पटेल साहब से। हारून रशीद साहब हमारे साथ हैं लाइन पर इस वक्त। तो मैं ये एक फिक्रा अगर अदा करने दे, मैं ये असल में कहना चाहता हूं कि जब हकीकी अपोजिशन हुकूमत को अपोजिशन देगी तो वो सिर्फ तहरीक इंसाफ होगी, इसलिए हमारा रोल उन्हें कभी भी पसंद नहीं आएगा। हालांकि एतजाज हसन साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वाजे कर दिया कि इलेक्शन किस तरह चोरी किया गया था। जी, उन्होंने पूरा एक वाइट पेपर पेश किया था। चाहिए। ठीक है हारून रशीद साहब, अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वाकई पीपल्स पार्टी का जो किरदार है बतौर ऑपोजिशन वो बिल्कुल ही फारिग है और PTI जो है वो मेन रोल अदा करती है, और शायद अब अगले इंतखाबात में जब भी वो होने हैं पीपल्स पार्टी को फाइट करनी पड़ेगी तीसरी कुव्वत बनने के लिए, यानी कि तीसरी पार्टी बनने के लिए। जी, पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर बहुत शदीद नुकसान से, हजीमत से दो चार है और बतदरीज पीछे हट रही है, और अब भी अपनी गलतियों को उसने पूरी तरह इदराक नहीं किया है। लेकिन तहरीक इंसाफ भी क्या है, धरना दे सकती है, शोर गोगा कर सकती है, जुलूस निकाल सकती है, नफसियाती दबाव डाल सकती है। मुल्क को इसकी जरूरत नहीं है कि एक के बाद दूसरी हुकूमत को हटा दिया जाए और खराबियों को जो है उनकी निशानदेही की। खराबियों की निशानदेही हो चुकी है, हमें मालूम है इश्यूज क्या हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, गवर्नेंस में कहाँ प्रॉब्लम है, करप्शन में कहाँ कहाँ हो रही है, पुलिस में क्या खराबी है, सिविल सर्विस में क्या है, टैक्स कलेक्शन में क्या है, अदालतों में क्या है। अब जरूरत इस बात की है पार्टियों को कि अपना कैडर तैयार करें, तंजीम साजी करें। जदीद सियासी पार्टियां जब बनती हैं, अमेरिका में भी, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, हर जगह पार्टी बनती है, उससे अच्छी पार्लियामेंट वजूद में आती है। ये शख्सियात हैं, नारेबाजी है, वो अब ये सेनेट के लिए जो जिन लोगों को तहरीक इंसाफ नामजद कर रही है, उनके नाम सुन के आप यकीन करें कि रात एक नाम मुझे बताया गया तो मुझे बहुत देर तक तो यकीन ही नहीं आया। सर नाम तो चले हारून साहब, वो तो दूर की बात है, लेकिन ये आपको लॉजिक समझ आ रही है कि वो चाह रहे हैं हमारे इस्तीफे भी कबूल हो जाएं और सेनेट पे भी हम जाएंगे? यार ना बीच में ना टोका करें यार। 100 रुपए जिस आदमी को कोई उधार ना दे उसे सेनेट का टिकट दे रहे हैं पंजाब से, ये एक मुझका खेज बात है। मसाइल बिल्कुल वाजे हो चुके हैं। हम जानते हैं नवाज शरीफ क्या है, हम जानते हैं जरदारी साहब क्या है, हम जानते हैं इमरान खान क्या है, सबको हम जानते हैं, सबके कारनामों से हम वाकिफ हैं, सबके तजादात से और खूबियों से भी वाकिफ हैं। और भाई कोई आगे चलो, कोई सिस्टम बनाओ। यानी रेलवे को चलाना है, मुझे पता है तहरीक इंसाफ में और पीपल्स पार्टी में, नून लीग में कौन आदमी जो रेलवे को समझता है, कौन आदमी जो PIA को समझता है, कौन आदमी जो स्टील मिल को समझता है, कौन सिर्फ सिविल सर्विस और पुलिस को समझता है। जितना एक आम अखबार भी समझता है उतना भी नहीं जानते। तकरीरें हैं, नारे हैं, वादे हैं, स्लोगन्स हैं, जन्नत बना देंगे पाकिस्तान को, टाइगर बना देंगे, एशियन टाइगर बना देंगे,
कोई काम नहीं करते। अच्छा हारून साहब, मुझे ब्रेक से पहले इस चीज का जवाब दे दें कि ये लॉजिक आपको समझ आती है? पीपल्स पार्टी पीछे आ जाए, तहरीक इंसाफ आगे आ जाए तो क्या हो जाएगा? पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा? तहरीक इंसाफ हो गया, वैसे सर तहरीक इंसाफ कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे तमाम असेंबलियों से कबूल कर लिए जाए, लेकिन सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे हम। नहीं, सेनेट का इलेक्शन लड़ना तो उनका हक है, आप इस पर क्यों इसरार करते हैं? सेनेट का इलेक्शन क्योंकि वो बाकी असेंबलियों से बाहर आ रहे हैं, सेनेट में जाएंगे, सेनेट में तो तमाम में जीते हैं, उनकी जिम्मेदारी है वहाँ हुकूमत करें, ठीक तरह से हुकूमत करें और डिलीवर करें और सेनेट का इलेक्शन लड़े। चल ठीक, एक ब्रेक के बाद जो है हम कादिर पटेल साहब से भी पूछेंगे कि ऑपोजिशन का किरदार पीपल्स पार्टी अदा क्यों नहीं कर रही। और आज असेंबली में कादिर पटेल साहब पर यह भी इल्जाम लगा है कि वो एक तो मुंतखब नहीं है, यानी कि एमएनए के अपना इलेक्शन हार चुके थे, और फिर भी उनको जो फंड मिला है तरक्याती फंड वो है 2 अरब 80 करोड़ रुपए। इस बात में कितनी सदाकत है, कादिर पटेल साहब से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे साथ कादिर पटेल साहब, एजाज चौधरी साहब और हारून रशीद साहब मौजूद हैं। कादिर पटेल साहब, सुना है बड़ा पैसा वैसा मिला है आपको फंड का, 2 अरब 80 करोड़ रुपए आपको मिल गए डेवलपमेंट फंड के, और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं असेंबलीज में उनको नहीं मिल रहा फंड, आपको मिल रहा है, क्या वजह है इसकी? जी शहजाद साहब, मैंने भी ये आज मीडिया के जरिए और कुछ सूबाई असेंबली से आए हुए दोस्तों ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस रोज आप बयानात का कोई अवार्ड रखें ना, जिसमें सबसे बड़ा आप कहें कि जी बेवकूफाना, गैर जिम्मेदाराना, आमियाना या मजाक खेज बयान कौन सा किसी मेंबर सूबाई असेंबली का हो सकता है, तो ये वाला बयान जो है ये अव्वल नंबर पे आएगा। यानी आसमान जमीन की हांकने में खुदारा थोड़ा अकल करना चाहिए। मेंबर सूबाई असेंबली एक जिम्मेदार आदमी होता है। अब मुझे किस कैपेसिटी में और कैसे ये अरबों रुपए मिलेंगे ये तहकीक करना भी गवारा नहीं करते। दरअसल मसला वही है जिसको आपने मुझे बात में टोक दिया था कि जब ये हुकूमत में नहीं होते तो ये तहकीक भी नहीं करते कि हम क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि कभी उस पर गुस्सा भी आता है, कभी उस पर हंसी भी आती है कि किस तरह कोई 2 अरब 80 करोड़ 2 अरब 40 करोड़ किसी को उठा के किसी को तरक्याती फंड कोई दे देगा गैर मुंतखब आदमी को। अगर इस तरह की कोई बात है तो मैं आपके प्रोग्राम में चैलेंज करता हूं, मेरे सामने लाई जाए, या मैं 30 साल की पॉलिटिकल वर्कर रहा हूं, 30 साल तक मैं सियासत छोड़ दूंगा, या वो शख्स छोड़ दे कि जिसने ये बात। अच्छा, लेकिन एक बात आप थोड़ी सी याद रखिएगा कादिर पटेल साहब, आपकी पार्टी में गालिबन अमीन फहीम साहब थे ना, जिन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता चला मेरे अकाउंट में पैसे कैसे आ गए। ऐसा तो कोई वाकया नहीं हो गया आपके साथ? शहजाद इकबाल साहब देखें, अकाउंट में पैसे आते हैं तो पता चलता है। तरक्याती फंड अगर मुझे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिया जाएगा, और आपने कहा ना कि आप अपना इलेक्शन हार चुके हैं, शहजाद इकबाल साहब 10 यूनियन काउंसिल है मेरे हल्के में, आप चलें अगर पूरी 9 यूनियन काउंसिल में से आपको 5 आदमी मिल जाएं जो कहें कि हमने कादिर पटेल को वोट नहीं दिया लेकिन जीता कोई और, तो मैं फिर भी कहूंगा कि हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूं। कराची की सियासत ये अलग है, 3 रोज तक तो डब्बे गायब रहते हैं, कागज कोई जीतता हो। तहरीक इंसाफ वाले ठीक कहते हैं, बिल्कुल। अभी तक तो मैं कहता हूं कि तहरीक इंसाफ वालों को जो बात की एजाज हसन साहब ने कि हकीकत में तो इनको सही तौर से पता ही नहीं है कि धांधली किस तरह हुई। जिस तरह ये बताते हैं उससे ज्यादा बड़ी धांधली के मारे हैं, और पंजाब में पीपल्स पार्टी भी धांधली के मारे, तो फिर मेरे ख्याल से आप लोगों को तो खड़ा होना चाहिए था पीटीआई के साथ। एजाज चौधरी साहब कह रहे हैं कि बार-बार शहजाद इकबाल साहब हम खड़े थे इनके साथ। बात ये थी हमारे रास्ते 2 कब हुए। हमने सबसे पहले हमने कहा था ये आरोज के इलेक्शन है, पीटीआई ने इलेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया था, हमने सबसे आखिर में किया, आलमी बिरादरी ने कर लिया, एक सिस्टम डेवलप हो गया, तो उसके बाद हमने कहा कि चलो बादले ना ख्वास्ता हम कबूल करते हैं। लेकिन हाँ, जब एक सिस्टम चल पड़ा तो मुल्क में और भी बहुत सारे मसले हैं, हम इस निजाम को बेहतर करें, कानून साजी करें। हम पीटीआई से ये कहते रहे कि आओ इस निजाम को बेहतर करने के लिए कानून साजी करें, जबकि पीटीआई इस्तीफों की तरफ चली गई। तो यहां से हमारे रास्ते मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर शहरियार मेहर साहब भी मौजूद है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिंध असेंबली में। शहरियार साहब, आपने भी जो है शर्जील मेमन साहब के कोर्ट पर भी बात की, उनकी 2 करोड़ रुपए की गाड़ी के हवाले से भी बात की। कि कौन सी करप्शन है जिसका आप आज हवाला देने की कोशिश कर रहे थे सिंध असेंबली में? देखिए, ये सिचुएशन सारी शुरू हुई थी, सिंध का 30 से 40% बजट जाता है लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। अब सिंध में 119 टाउन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है जिनको मिनिमम 2 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए पर टीएमए को मिलता है। वो पैसा जो सिंध के लोएस्ट तबके तक इस्तेमाल होना चाहिए, यानी कि उनके इलाकों की सफाई सुथराई, छोटी मोटी मेंटेनेंस,
ड्रेनेज की मेंटेनेंस, ईदगाहों की मेंटेनेंस, कब्रिस्तानों की मेंटेनेंस, जो आम आदमी को जो लोएस्ट लेवल पे बैठा है उसको अफेक्ट करता है डायरेक्टली, वो पैसा वहां पे इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो मैंने वो पॉइंट रेज किया, तो मुझे कोई 2 महीने पहले मिनिस्टर साहब ने लोकल गवर्नमेंट के कहा था कि आप हमें कंप्लेंट दें ऑफिशियली, फिर हम देखें, आप देखें कि हम क्या करते हैं। तो उस कंप्लेंट को 2 महीने हो गए थे गुजर के, लेकिन अभी भी सिलसिला उसी तरह जारी था। तो मैंने जब ये इशू रेज किया कि जी आपने मुझे ये रिस्पांस दिया था और अभी तक उसी तरह सिलसिला जारी है, वो सारा पैसा करप्शन की नजर हो रहा है, आप काइंडली कौन कर रहा है करप्शन? वो कह रहे हैं मेरे टीएम की तो बात ही नहीं है, हमारे पास तो कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर है, वही सारे मामला देख रहे हैं। कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर कैसे हैं? सिंध गवर्नमेंट के नहीं है या वो कहीं और से आए? वो सिंध गवर्नमेंट के मातहत है ना। तो हम तो सिंध गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इस सारे रैकेट में। तो वो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर पाकिस्तान के हैं और सिंध के हैं ना, बाहर से तो नहीं आए, इन्हीं के एम्प्लॉइज हैं। और वो ऐसे एम्प्लॉइज हैं कि जो जाती एम्प्लॉइज हैं, जो इनका जाती काम करे उनको लगाया जाता है, बाकी ऑफिसर थोड़ी लगाए जाते हैं यहाँ पे। आपको कितने मेरिट पे कोई ट्रांसफर पोस्टिंग हो नहीं रही सिंध में, गवर्नेंस का बुरा हाल है। तो ये तो सारी इनकी मिली भगत है। अब कमिश्नर बिठा दें, डिप्टी कमिश्नर बिठा दें, हुएवर, बट एंड ऑफ द डे करप्शन एग्जिस्ट। अच्छा, मैं इस चीज का जवाब कादिर पटेल साहब से भी जरा ले लेता हूं, क्योंकि करप्शन के हवाले से भी हारून रशीद साहब भी बात कर रहे थे। साहब आपको बता सकेंगे कराची की, मैंने कराची की बात नहीं की, मैंने आपको बात की है कराची हैदराबाद से बाहर निकल के जो हमारे साथ ज्यादतियां हो रही है उनकी। अब कादिर पटेल साहब पे जिन्होंने बात की थी वो उसको खुद जस्टिफाई करें, और वो करेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मेरे हल्के में भी यही हो रहा है, मेरे हल्के में कोई डेवलपमेंट नहीं दी जा रही। आइडेंटिफाई कौन करता है? तो ये बात दुरुस्त है आपके ख्याल में भी कि कादिर पटेल साहब को 2 अरब 80 करोड़ मिले डेवलपमेंट फंड के? देखिए, वो उन्होंने ये कहा था कि स्कीम्स आइडेंटिफाई उनके इलाके में कादिर पटेल साहब ने, और 2-3 उन्होंने और नाम लिए कि उन्होंने किए हैं, बजाय इसके कि वहां से जो मुंतखब नुमाइंदे थे वो स्कीम्स आइडेंटिफाई करते कि हमारे इलाकों में इस चीज की जरूरत है, रोड है, ड्रेनेज सिस्टम है, व्हाटएवर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शहरयार मेहर साहब। जाज चौधरी साहब जरा ये बता दें, क्योंकि कादिर पटेल साहब कह रहे हैं उनके खिलाफ भी धांधली हुई। एतजाज एहसन साहब का हवाला खुद आपने दे दिया, नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में पूरा व्हाइट पेपर उन्होंने पेश किया, तो ये तो आपके साथ ही खड़े हुए हैं ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी वो प्रेशर बिल्ड नहीं कर पा रहे आप लोग के धांधली की इन्वेस्टिगेशन हो सके। देखिए, असल में पीपल्स पार्टी ने इब्तदा में बिल्कुल वाज़े तौर पे ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था, बाकी सियासी जमातों की तरह, जिसमें MKM शामिल थी, जिसमें PMLN खुद शामिल थी, ANP शामिल थी, जमात इस्लामी शामिल थी, कि इंतखाबात के अंदर धांधली हुई है। और फिर जो ही हुकूमत बन गई, हम इसके ऊपर डटे रहे कि ये जो जमहूरियत है इसकी बुनियाद है शफाफ इंतखाबात। इस मुल्क में जमहूरियत पनप नहीं सकती तब से जब तक इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे। लेकिन ये सारे लोग चूँकि हुकूमत में शामिल हो गए और शरीक हो गए, और अब तो मुझे यूँ लगता है कि जो अपोजिशन लीडर भी होता है वो भी एक किस्म की हुकूमत ही होती है, ख़ासी मराहत उसको भी हुकूमती उससे हासिल होती हैं। इसलिए कोई हुकूमत के असल इशूज़ के ऊपर बात नहीं करता। हमने एक पूरी मुहिम चलाई इसके ऊपर, और एक तारीख साज सियासी मुहिम चलाई, और कौम इस बात के ऊपर बिल्कुल तैयार खड़ी है कि ये जो इंतखाबात से 2013 के वो रिग्ड थे। आप किसी से भी पूछ लें, आपको 70-80% लोग हमारी बात के ऊपर ही नजर आएंगे। लेकिन चूंकि कोई इस बात के ऊपर आमादा नहीं था, सिर्फ वजीर आजम को बचाने के लिए पूरी पार्लियामेंट एक तरफ हो गई थी। सही है, मुझे एक आखिरी, आपने बड़ा एक अहम सवाल खड़ा किया था और मैंने इसी बात पे पहले भी कहा था, कादिर पटेल साहब, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सही मानों में ऑपोजिशन की जमात है? क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब 2 जो मेन पार्टीज हैं, PMLN PTI, और तीसरी कुव्वत बनने के लिए पीपल्स पार्टी को मेहनत करनी पड़ेगी। खैर शहरियार, ये शहजाद साहब ये तो वक्ती फैसला करेगा दूसरी तीसरी कुव्वत का। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर हम अपोजिशन से ये मकसद लें कि वो सामने वाली गवर्नमेंट को गिरा दे, दोबारा बार हम इलेक्शन में जाएं, तो ऐसी पीपल्स पार्टी अपोजिशन ना करेगी, ना उसको करनी चाहिए। अपोजिशन से हुकूमतें कहां गिरती हैं सर, लेकिन अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड कराने का सही तरीके से आपको हक है। मैं आपको फिर बताऊं कि हमने शुरू से कहा है कि इस्लाहत होनी चाहिए, इस तरह की इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। इस्लाहत कौन करेगा? लेट सपोज मैं एक बात करता हूं आपसे कि अगर कानून साजी होती है कौमी असेंबली में कि इंतखाबी निजाम को अच्छा बनाया जाए, तो PTI वहां से जा चुकी है, वो इसका हिस्सा नहीं होगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि निजाम को की इस्लाह के लिए हमें काम करना चाहिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए।
इस तरह से बिल्कुल हमारे साथ ये मतलब हमारे उनके और हमारे ठीक है, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। कादिर पटेल साहब, इजाज सौरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यही हुकूमत का भी, जो हुकूमत से भी मुतालबा अवाम का भी है कि अपने रवैयों को जो है वो जमहूरी करें। सिर्फ जमहूरियत जो है इलेक्शन वोट डालने का नाम नहीं है, अपना जो रवैया है उसको जमहूरी करें। और जैसे हारून रशीद साहब कह रहे थे, ये इवॉल्विंग प्रोसेस है, मेरे ख्याल से अब इसमें लोग थोड़ा तेजी देखना चाहेंगे। इस प्रोग्राम का फीडबैक जो है आप हमें दे सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पर और सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।